तो इस बार बूथ पर जाने वाला भी नाराज है और बूथ पर बैठने वाला भी नाराज है। अब बूथ पर कौन बैठते हैं? तो टीचर बैठते हैं, तलाटी बैठते हैं, पुलिस बैठती है, तो ये भी नाराज है। काफी इंतजार में है कि कब चुनाव आए और कब हम हमारा बटन दबाए। और इस बार बटन टूटने वाले हैं। हमारे मुल्क की जो सियासत है उसको देखने के लिए दो आंखों से देखा जाता था, एक यूपी और एक बिहार। ये दो आंखों से देश की सियासत को देखा जाता था। वो तमगा उन लोगों से छीनकर अब गुजरात के पास आ गया है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर इस बार आए हैं। दिल्ली से ही एक तो आए हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे दौरे यहाँ पर हो रहे हैं। जबकि माइनॉरिटी को लेकर हम बात करें तो उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी एक विकल्प बनकर यहाँ पर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, गुजरात चुनाव में चंद महीने बाकी है और मैं इस वक्त गोधरा हूँ। गोधरा कई मायनों में अहमियत रखता है। गोधरा की राजनीति गुजरात की राजनीति से जुड़ी हुई है। इस बार चुनाव में गोधरा और गुजरात किस फेज में जा रहा है, गुजरात को लेकर क्या पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, साथ ही गोधरा के साथ साथ गुजरात की राजनीति पर भी बात करने के लिए मेरे साथ गुजरात के बड़े पत्रकार इस्माइल झाबा जी हैं। उनसे तमाम चीज़ों को समझेंगे। लंबे समय से गोधरा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, सोशोलॉजी और पॉलिटिक्स दोनों की समझ रखते हैं। इस्माइल जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। इस्माइल जी, क्या देख रहे हैं आप चुनाव को देखकर? पहले शुरुआत में तो गोधरा से बात करते हैं। गोधरा की राजनीति की स्थिति क्या दिख रही है आपको? गोधरा की राजनीति जो है वो गुजरात से नहीं लेकिन देश से जुड़ी हुई है। एक वक्त था कि राजनीति को, पॉलिटिक्स को जानने के लिए लोग बिहार और यूपी की तरह नज़र करते थे, लेकिन वो जो तमगा था वो तमगा आज गुजरात के पास है और उसकी वजह गोधरा है। आज देश की राजनीति गुजरात तय करती है, गोधरा तय करती है। एक वक्त था कि देश की राजनीति बिहार और यूपी तय करती थी, तो ये फ़र्क है और ये चीज़ बदली है। और गुजरात की जो राजनीति है, बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, नई सोच है और नई उमंग के साथ इस बार का चुनाव जो है वो आने वाला है और लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार क्यों है ये पता नहीं चलता। वोटर एक माइंड सेट बनाकर बैठा है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर इस बार आए हैं। दिल्ली से ही एक तो आए हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे दौरे यहाँ पर हो रहे हैं। जबकि माइनॉरिटी को लेकर हम बात करें तो उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी एक विकल्प बनकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी जो वोटर है वो खुलकर नहीं कह रहा है, वो चाहे माइनॉरिटी का हो या कोई और समाज का हो, खुलकर नहीं बोल रहा है। पूरा मतलब जो मामला है अभी बंद डिब्बे के अंदर है। जब डिब्बा खुलेगा, मतलब पटारा खुलेगा, तो पता चलेगा कि जिन कौन सा निकलता है। अगर गुजरात की राजनीति करें, बड़े सीन पर आप गोधरा से गुजरात पर आते हैं, क्या दिख रहा है? मैच्योर अप्रोच। गुजरात जो है, एक वक्त था कि पहले भारत की जो, हिंदुस्तान की जो सियासत है, हमारे मुल्क की जो सियासत है, उसको देखने के लिए दो आंखों से देखा जाता था, एक यूपी और एक बिहार। ये दो आंखों से देश की सियासत को देखा जाता था। वो तमगा उन लोगों से छीनकर अब गुजरात के पास आ गया है। अब देश की राजनीति गुजरात तय करता है। ये किस तथ्य के आधार पर कह रहे हो, किस बात पर कह रहे हो कि अब गुजरात के नजरिए से देश की राजनीति चल रही है? ये बहुत सारे इसके तर्क हैं। देश में जो वर्तमान सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी तो गुजरात से हैं, अमित शाह गुजरात से हैं, और जितनी भी मतलब अभी जितने ऑफिसर्स वगैरह काम कर रहे हैं वो गुजरात से, तो पीएमओ में बैठे हुए लोग गुजरात के हैं, बराबर। तो राजनीति अब गुजरात तय करती है देश की, और आखिरी देश की किसी भी राजनीतिक हलचल पर आखिरी जो सिग्नेचर होती है वो गुजराती की होती है। तो देश की राजनीति गुजरात ने बदली है और देश की राजनीति गुजरात अब तय करती है। तो गुजरात के अंदर, गुजरात की जो वर्तमान चुनाव की हम जो बात करें 2022 की, तो गुजरात का चुनाव इस बार बहुत अलग तरीके से होने जा रहा है, क्योंकि 4 प्लेयर मैदान में हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, और 1-2 प्लेयर और भी आएंगे, कोई ना कोई बीएसपी भी मतलब बाद में आ सकती है, सपा भी आ सकती है, मतलब वो अपने उसके अंदर आएंगे।
क्राइटेरिया के अंदर आएंगे तो शरद पवार के भी झंडे लगे थे। हाँ, एनसीपी भी यहाँ पर आ सकती है। तो ये एनसीपी तो शायद कोलैबोरेट कर सकती है कांग्रेस से, क्योंकि उन्होंने तो पास्ट में इन सब चीज़ों को किया ही है। तो ये हो सकता है। तो गुजरात की जो राजनीति है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को चुनाव का इंतज़ार है तो वो है अवाम को। इंतजार कर रहे हैं आप? अवाम काफ़ी इंतज़ार में है कि कब चुनाव आए और कब हम हमारा बटन दबाएं। और इस बार बटन टूटने वाले हैं। अब वो किसके टूटेंगे ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि अवाम गुस्से में है। उनका गुस्सा कहीं ना कहीं जायज़ दिख रहा है, क्योंकि महंगाई जो है, महंगाई की मार है। अभी गुजरात के अंदर आपने सड़कें देखी, कैसी लगी? आप इतना सारा घूमे तो गुजरात की सड़कों का क्या जायज़ा आपने लिया? कैसी सड़कें लगी आपको? सड़कें ठीक है, लेकिन गोधरा की सड़कें बड़ी खराब हैं। खास गोधरा की सड़कें खराब हैं। तो धीरे धीरे वो गोधरा की सड़कें तो हो जाएगी, मतलब सड़कें बनने भी शुरू होगी, क्योंकि अब तो आचार संहिता आएगी तो बीच में एक ब्रेक पड़ेगा, फिर दिवाली आएगी, फिर दिवाली के बाद होली धुलेटी आएगी। तो इसमें सड़कें बनती है, इनके कहने के मुताबिक बनती है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब आता जाएगा। मजदूर नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलेंगे, मटेरियल नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो ये सब चलेगा। यही सड़कों के साथ लोगों को अपनी ज़िंदगी निर्वाह करनी पड़ेगी। तो गुजरात का जो वोटर है इस बार अलग सोच में, बटन टूटने वाले हैं। किसके टूटेंगे ये पता नहीं है। सबसे ख़ास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल यकीनन यहाँ पर आते हैं, जनसभाएं करते हैं, रिक्शा वालों को मिलते हैं, रिक्शा वालों के घर खाना खाने भी जाते हैं। लेकिन इससे हम ये तय नहीं कर सकते कि वोट केजरीवाल में जाएगा। वोट कन्वर्ट तो सिर्फ बीजेपी करती है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी है वो वोट कन्वर्ट करती है। वोट कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है और पार्टियों के लिए। गुजरात की सियासत में कभी तीसरी पार्टी नहीं चली। गुजरात की हिस्ट्री में अगर देखें तो कभी भी तीसरी पार्टी नहीं चली है। यहाँ 2 पार्टी चलती है। आज तक किसी तीसरी पार्टी ने यहाँ सियासत में एंट्री नहीं ली। बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पार्टी बनाई है यहाँ पर। केशुभाई पटेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उन्होंने फिर बीजेपी से निकलकर एक अलग परिवर्तन पार्टी बनाई थी, तो वो भी नहीं चली थी। शंकर सिंह वाघेला जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी राजपा करके, वो भी नहीं चली। तो जो तीसरी पार्टी यहाँ आई है वो कभी चली नहीं है। तो अभी तक सीन लग रहा है कि नहीं चलेगी। लेकिन वो फ्री का जो मामला है, उसको कई लोग अपील कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चीज़ें जो है लोगों की हेल्पफुल होती है, जो उसकी अप्रोच है। अब वो तो दिल्ली वाले मजाक कर रहे हैं, गुजरात वालों को तो सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी बोला है कि भाई ये सब रेवड़ी देना बंद करो। तो ये सब अभी तक हर चुनाव में होता है, पर इस बार डिजिटल है, क्योंकि 2017 तक डिजिटल अलग था, 2022 से डिजिटलेशन बढ़ा हुआ है। तो पहले बोलते थे या लिखते थे, अब कार्ड बन गए हैं, गारंटी कार्ड, और वो बांट रहे। मतलब ये चीज़ें पहले भी हुई थी, जो अभी तक नहीं हुई ऐसा तो है नहीं, पहले भी हुई। खाली उसका मतलब एक सिस्टम चेंज हुआ है, लोगों तक पहुंचने का एक सिस्टम बदला है। बाकी ये चीज़ें तो पहले भी हुई हैं, जो वादे पहले किए थे कहाँ पूरे हुए हैं। अगर बात करें, आप कह रहे थे कि सिर्फ बीजेपी ही वोट कन्वर्ट कर जाती है। 2017 में ऐसा हुआ, जो एक सर्वे आया है कि बहुत नाराजगी थी। 2017 का चुनाव ऐसे लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी। 3 यूथ भी निकले हुए थे, अलग अलग जातियों पाटीदार से थे, जो बड़ा समुदाय है, बीजेपी का सपोर्टर माना जाता था, दलित समुदाय से था, ओबीसी से था, लेकिन तीनों कुछ खास कर नहीं पाए और बीजेपी ने 53% वोट कन्वर्ट कर लिया। हार्दिक पटेल उस वक्त उभरते नेता थे, अल्पेश ठाकुर थे, जिग्नेश मेवानी दलित नेतृत्व को लेकर निकले थे, अल्पेश ठाकुर समाज नेतृत्व को लेकर निकले थे, और हार्दिक पटेल समुदाय के आरक्षण को लेकर निकले थे। काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े क्राउड को इकट्ठा किया, बड़ी जनसभाएं हुई। हार्दिक पटेल कांग्रेस में आई, उनको एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया था और उनको बोला गया था कि इतने दौरे करने हैं। जितने सीटों का दौरा उन्होंने किया था, जिन जिन जगह पर वो गए थे, वहाँ से एक भी सीट नहीं आई थी। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये 3 नेता थे, लेकिन कुछ बदल नहीं पाया। जिग्नेश मेवानी खुद जीते, वो मतलब ये कहना ये है कि पीएम के दौरे के बाद 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में चीज़ें बदल गई। तो पीएम की अपील गुजरात मानता है।
कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनके पास एक छटा है बोलने की, अपनापन बताने की, अपनापन समझाने की और अपनी बातें कहने की एक छटा है। तो कहीं ना कहीं अब घर का बंदा है ऐसा तो समझेंगे ना लोग। कहीं ऐसा इस बार भी तो ना हो जाए? इस बार थोड़ा भारी लग रहा है। भारी इसलिए लग रहा है कि चुनाव के अंदर जो बूथ पर बैठते हैं, एक बूथ पर जाता है और एक बूथ पर बैठता है, तो इस बार बूथ पर जाने वाला भी नाराज है और बूथ पर बैठने वाला भी नाराज है। अब बूथ पर कौन बैठते हैं? तो टीचर बैठते हैं, तलाटी बैठते हैं, पुलिस बैठती है, तो ये भी नाराज है। तो 2017 में ऐसा नहीं था? नहीं, 2017 में ये सारी चीजें नहीं थी। सरकारी कर्मचारी नाराज नहीं 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 नहीं, वो नहीं थी, मतलब इतनी मात्रा में नहीं थी। अभी मैं यहाँ बैठता हूँ तो हर रोज 2-3 आवेदन पत्र जिला समर्था के पास जाते हैं और उनको आवेदित किया जाता है, और वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, 2,000 5,000 के क्राउड के साथ आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये नई आई हैं, तो इसमें शायद बदलाव की कहीं ना कहीं एक मोड़ पर एक पॉइंट हम इसको समझ हार सकती है बीजेपी? हारना जीतना तो अभी इस आंकलन तक पहुंचने के लिए अभी 15-20 दिन की और ज़रूरत पड़ेगी। अभी नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि अभी नई ट्विस्ट आएंगी, नई बात आएगी। अभी तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी नहीं किया है, अभी वो चुनाव में किस तरीके से आएंगे वो बात भी नहीं की है। अभी तो सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मैदान में। अब बीजेपी, कांग्रेस भी थोड़ा आम आदमी पार्टी से पीछे चल रही है फिलहाल, अगर प्रचार की बात करें। उनके नेता राहुल गांधी उधर साउथ में है फिलहाल। हाँ, वही समझ में नहीं आता है कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है और वो पद यात्रा की ओर, वो उनका विजन शायद 2024 है। आने वाली लोकसभा को वो मद्देनजर रखते हुए इन यात्राओं की ओर गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी यहाँ पर आने वाले हैं, ये हफ्ते में कहीं यहाँ पावागढ़ आएंगे और यहाँ पर पद यात्रा मतलब कुछ रैली वेली करेंगी। तो शायद इस बार गुजरात का मोर्चा प्रियंका गांधी संभालेंगी, ऐसा दिख रहा है। तो गुजरात में आपके हिसाब से इस बार इतना कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी? ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कौन से ट्विस्ट आएगी। बीजेपी ने अपने पत्ते ही नहीं खोले, और वो तो बड़ी शातिर का मतलब पार्टी है, उनके पास बड़े दिग्गज लोग हैं, दिग्गज नेता हैं, पावर है। पावर का भी फर्क पड़ता है। हाँ, पावर का फर्क पड़ता है, और वो क्या करने वाली है, पब्लिक के सामने क्या लाने वाली है, वो तो वक्त बताएगी। हो सकता है कि चुनाव से पहले बीजेपी ही बिजली फ्री कर दे, तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, मतलब अरविंद केजरीवाल। यही तो पॉलिटिक्स है ने। चलो, हो सकता है कि बीजेपी सीधा बिजली फ्री कर दे, क्योंकि अभी तो रूलिंग में है, कह दे कि भाई बिजली 300 यूनिट फ्री, पानी फ्री, और यही बोलकर अगर चुनाव में आती है तो पूरा सीन बदल जाएगा। वो तो आएंगे तब देंगे, उन्होंने तो देना शुरू कर दिया। अब जिसकी झोली बढ़ेगी तो वो झोली जिसकी बढ़ेगी वो तो देने वाले के पास ही जाएगी, तो फिर वादे सब गुब्बारे हो जाएंगे। तो हो सकता है ये मास्टर स्ट्रोक हो, खेल जाए। हाँ। तो ये थे इस्माइल झाबा जी, जिनका कहना था कि गुजरात की राजनीति ने सदैव सरप्राइज दिया है, लोगों को सरप्राइज किया है। 2017 में भी ऐसा था, पहले भी रहा था। ये मानते भी है और देश भी मानता है कि गुजराती देश चलाते हैं, गुजरात उनका खुद का ग्राउंड है। फिलहाल बेचैनी गुजरात में दिखती है, लेकिन आने वाले वक्त में इस बेचैनी को पर क्या मल्लम लगाई जाए कि बेचैन आदमी आराम महसूस करे, वो देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। भले ही आप अरविंद केजरीवाल मेहनत कर रहे हो, AIMIM प्रमुख मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी कौन सा स्ट्रोक खेलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा, आप इसी तरह से जुड़े रहिए। कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, गुजरात को कहाँ देखते हैं और गुजरात की राजनीति कहाँ जा रही है। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार।